हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट साइंस हो जाता है, इसके लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस, जो कि आज ये सेशन कंप्लीट होगा तो आपका जो ये सीरीज है राजन सीरीज साइंस की, ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग पवन सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना रहेगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, वन संरक्षण एवं वन्य जीव संरक्षण के दो उपाय लिखिए। वन संरक्षण के उपाय: वन वृक्षों की कटाई तथा नए पेड़ लगाने की दर लगभग समान हो और अनियोजित व अवैधानिक रूप से वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए कानून बनाकर कड़ाई से पालन किया जाए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इस तरह से किया नहीं जा रहा है क्या कि वन वृक्षों की कटाई तथा नए पेड़ लगाने की दर समान हो, यानी समान नहीं। अगर पेड़ लगाया जाता है तो वहां पे ऐसा नहीं कि जहां पे पेड़ काटा जाता है वहां पे लगाया नहीं जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि आज हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, वर्षा में कमी हो रही है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही हैं। तो हमें चाहिए, हम ही क्या है, हम ही पेड़ काटने वाले और हम ही लगाने वाले हैं। कहने का मतलब ये हो जाता है कि अगर एक एक करके एक एक बंदा सुधर जाता है कि अगर हम पेड़ किसी वजह से कटा है या मान लीजिए आधी तूफान आई है और उसमें एक पेड़ गिर गया है तो उसकी जगह पे हमें दूसरा पेड़ लगाना ही लगाना चाहिए। लेकिन ऐसा ज़्यादातर लोग नहीं ही करते हैं, बहुत ही कम लोग ऐसा करते हैं, है ना। फिर हो जाता अनियोजित व अवैधानिक रूप से वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए कानून बनाकर कड़ाई से पालन किया जाए। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो वृक्ष काटे जा रहे हैं तो उन पर रोक लगाने के लिए कड़ाई से पालन करना चाहिए, लेकिन ये भी कुछ सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है, लोग इसको क्या फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वृक्षों को काटा भी जा रहा है, अवैधानिक तरीके से भी काटा जा रहा है, लेकिन उस पर कानून जो कड़ाई से पालन करे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो तो वृक्षों को बचाया जा सकता है। उसके बाद देख लेते हैं वन्यजीव संरक्षण के उपाय। नियम, कानून एवं प्रतिबंधों के द्वारा वन्य जीवों का अनावश्यक आखेट रोका जाए, बिल्कुल रोका जाए। वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास के लिए उनके लिए और अनुकूल बनाया जाए। यानी क्या कहना है कि वन्य जीव जो हैं वो प्राकृतिक आवासों को, यानी उनके जो प्राकृतिक आवास हैं उनके अनुकूल उसको बनाया जाए। लेकिन हो क्या रहा है, अनुकूल ना बनाकर उल्टे क्या किया जा रहा है, पशुओं का आखेट किया जा रहा है ना। यही चीज़ तो है। तो इसको तो बिल्कुल ही रोकना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए जीव भी बहुत ही ज़रूरी हैं और वन भी ज़रूरी हैं। और सभी की मात्रा कहते नहीं कि होनी चाहिए सीमित। ऐसा नहीं है कि अगर कोई कहते हैं हर एक चीज़ से जुड़ी हुई है, और अगर कोई चीज़ ऐसी है जो हमारे कहते नहीं कि आसपास से चली जाए, हट जाए, तो प्रॉब्लम तो हमको फेस करनी ही रहती है। अब यहाँ पे उपाय देख लेते हैं। नियम, कानून एवं प्रतिबंधों के द्वारा वन्य जीवों का अनावश्यक आखेट रोका जाए, वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास को उनके लिए अनुकूल बनाया जाए। तो हम लोगों ने देख लिया। अब देख लेते हैं प्रतिध्वनि किसे कहते हैं। तो प्रतिध्वनि किसे कहते हैं देख लेते हैं। किसी बड़े खाली हॉल के एक कोने से यदि हम कोई ध्वनि उत्पन्न करें तब वह ध्वनि हमें कई बार सुनाई दे सकती है। किसी पहाड़ी के सामने जब हम जोर से कोई नाम ले तो थोड़ी देर बाद वही आवाज़ हमें पुनः सुनाई देती है। अतः ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न होने वाली ध्वनि को पुनरावृत्ति को प्रतिध्वनि कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, जैसे कोई खाली हॉल है तो उसमें क्या होता है, हम जैसे कोई कुछ बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि गूंज हो रही है, यही है ना। और जैसे हम पहाड़ी क्षेत्र में गए जहाँ पे पहाड़ी ही पहाड़ी है, यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे पहाड़ी ही पहाड़ी है, हमने कोई नाम लिया, ठीक है। जब हमने नाम लिया, ये यहाँ पे कोई बंदा है और जिसने नाम लिया तो क्या हुआ, यहाँ पर आवाज़ गई और पुनः वो वापस आ जाती है आवाज़। ऐसे तो होता है कि वो आवाज़ वापस आ गई, तो यानी ये क्या हो जाता है, ये प्रतिध्वनि हो जाती है। इसको याद रखिएगा अच्छे से, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। हाइड्रोकार्बन यौगिक क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्वों के परस्पर संयोग से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन।
यहाँ पे देख लेते हैं कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल सहसंयोजक बंधों द्वारा पूर्ण रूप से संतुष्ट होती हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जिन हाइड्रोकार्बन में कम से कम 2 कार्बन परमाणु एक दूसरे से युग्म बंध या त्रिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इस तरह से आपका हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, मधुमेह के रोगियों को अपनी जीवन शैली में क्या बदलाव करना चाहिए? मधुमेह के रोगियों को अपने खान पान तथा जीवन शैली में पर्याप्त परिवर्तन करना चाहिए। धूमपान छोड़ देना चाहिए, पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, शारीरिक व्यायाम करना चाहिए लगभग 150 मिनट प्रति सप्ताह। आहार में करेला, जौ, गेहूं, लहसुन, जामुन आदि का सेवन अवश्य करना चाहिए। एरोबिक्स, तैराकी, जिम्नास्टिक और तेज चलना को जीवन शैली में शामिल करना चाहिए। नियमित ग्लूकोज स्तर की जांच करनी चाहिए। तो इस तरह से हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, ऐसे किन्हीं 4 फलों के नाम लिखिए जिनका परिरक्षण किया जाता है। परिरक्षण मतलब इसको सुरक्षित रख लिया जाता है कि हमारे जो है आगे आने वाले टाइम में हम इसको यूज करेंगे, सेव कर लिया जाता है ना। और उनके परिरक्षित खाद्य पदार्थों के नाम भी लिखिए। अब आप कहेंगे कि जिन चीज़ों को, जैसे जो खाने वाली चीज़ें हैं, उनको परिरक्षित कैसे करेंगे, और अगर करेंगे तो वो तो सड़ गल जाएंगे, खराब हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे सेब, केला, अनानास तथा अनार। अब आप कहोगे लो मैम ये तो खराब हो जाएंगे अगर हम इनको रखेंगे ऐसे। तो हमें ऐसे थोड़ी ना रखना है कि ला के हमने फ्रूट्स को और फ्रीज में लगा दिया या कहीं पे रख दिया, ऐसा नहीं है। अभी देखते हैं हम, यानी यहाँ पे क्या है, सेब, केला, अनानास तथा अनार आदि फलों का परिरक्षण किया जाता है। कैसे किया जाता है? इसको सोडियम बेंजोइट, कार्बन, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड तथा एसिटिक एसिड द्वारा परिरक्षित किया जाता है ना। और इसी तरह से जैसे आम का अचार बना लिया जाता है, आम पापड़ बना लिया जाता है, इसको सुरक्षित रखा जाता है। और जेम, जेली, ये सभी चीज़ें नहीं बनती हैं, तो इस तरह से इनको परिरक्षित कर सकते हैं। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? अब अच्छा आप ये बताएं, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति आपकी हो जाती है कृषि क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो कृषि क्षेत्र से संबंधित हो जाती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, कृषि क्षेत्र की उत्पादकता में क्रांतिकारी परिवर्तन करने के उद्देश्य से अपनाए गए कार्यक्रम हरित क्रांति के अंतर्गत आते हैं। अतः हरित क्रांति का संबंध कृषि क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि, तकनीकी सुधार से है। इसमें कृषि उत्पादकता वृद्धि को लक्ष्य बनाया गया है, वही उत्पादन की परंपरागत तकनीकी में भी परिवर्तन के प्रयास किए गए हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि नॉर्मन ई बोरलॉग को हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। अब क्वेश्चन बड़ा ये प्रॉब्लम फेस करने वाला हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर भारत में पूछा जाए तो एम एस स्वामीनाथन लिखिएगा, और अगर पूरे क्षेत्र में कहा जाए तो यानी कि नॉर्मन ई बोरलॉग हरित क्रांति के पिता के रूप में जाने जाते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि भारत में पूछ रहा है या विश्व में पूछ रहा है, ठीक है। तो और आपको ये तो पता ही है कि हरित क्रांति कृषि के क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि को बढ़ाने के लिए, जैसे कि किस तरह से गेहूं में ज़्यादा पैदावार हो, किस तरह आलू में कैसे ज़्यादा पैदावार हो, है ना, यही चीज़ें तो है। तो ज़्यादा मात्रा में पैदावार भी हो, अच्छी फसल भी उगे, हमें अच्छी मुनाफा भी मिले, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। बाकी तो आप लोग होशियार हो, लिख ही लेते हो, अच्छे से अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। सामान्य स्वास्थ्य मनुष्य में रक्त शर्करा की मात्रा भोजन से पहले और भोजन के पश्चात कितनी होनी चाहिए? तो सामान्य स्वस्थ मनुष्य में रक्त शर्करा की मात्रा भोजन से पूर्व खाली पेट कितनी होनी चाहिए? तो 70 से 120 mmDL के बीच होनी चाहिए, और खाने के पश्चात लगभग 2 घंटा यह मात्रा 140 mgDL से कम होनी चाहिए। क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण से आप क्या समझते हैं? आप पर्यावरण को कैसे संरक्षित करेंगे? तो पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण शब्द 2 शब्दों इन्वॉल्व तथा मेंट से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है घेरना। प्रकृति में वायु, जल, मृदा, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु सभी सम्मिलित होकर पर्यावरण बनाते हैं। पर्यावरण मानवीय क्रियाकलापों के चलते अत्यंत प्रदूषित हो गया है, अतः इसमें संरक्षण की महती आवश्यकता हो गई है। क्या कह रहे हैं कि पर्यावरण किससे बना है? तो 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। इसका अर्थ क्या होता है? चारों ओर, हमारे जो चारों ओर जो चीजें हैं, है ना,
कि चारों ओर से घेरना है, चारों ओर, तो ये क्या होता है, पर्यावरण। अब इसमें हमारे चारों ओर क्या है, हर एक चीज हमारे, जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं कि प्रकृति में वायु, जल, मृदा, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी सम्मिलित होकर पर्यावरण बनाते हैं। भाई हमारे चारों ओर क्या है, वायु भी, अगर वायु ना हो तो क्या हम जीवित रह सकते हैं, जल ना हो तो क्या हम जीवित रह सकते हैं, मृदा ना हो तो क्या हम कहाँ पे रहेंगे, है ना, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो कैसे हम सांस लेंगे, कैसे वर्षा होगी। तो ये सब चीजें क्या है, ये हमारे चारों ओर है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, सभी जीव जंतु सम्मिलित होकर और क्या करते हैं, पर्यावरण का निर्माण कर देते हैं। वर्तमान में पर्यावरण मानवीय क्रियाकलापों के चलते अत्यंत प्रदूषित हो गया है, क्योंकि अब क्या है, मानव को ही कष्ट हो रहा है, मानव को ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और मानव ही पर्यावरण को क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है, उसको क्या बहुत ज्यादा नुकसान हो रहे हैं। लेकिन वही वाली बात हो जाती है, जैसे हमें बेनिफिट मिल रहा है तो हमको लॉस भी हो रहा है, लेकिन हमको बेनिफिट के आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारा लॉस भी हो रहा है प्लस बेनिफिट भी हो रहा है, लेकिन जो सामने वाला बंदा है और हमारी वजह से आपको लॉस हो रहा है और सिर्फ लॉस ही लॉस हो रहा है, ये चीजें हो जाती है। यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह से लॉस हो रहा है। तो पर्यावरण संरक्षण करने के लिए सबसे अधिक उत्पादकता प्रत्येक प्रकार के प्रदूषण को समाप्त करने की, जैसे SO2 पर नियंत्रण, विद्युत चालित, बैटरी चालित वाहनों का आविष्कार, जल स्रोत को गंदा करना बंद कर देना चाहिए, जैव प्रदूषण को पूर्णतः रोकना, हानिकारक गैसों के उत्सर्जन पर रोक आदि, और आधिकारिक वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है। यानी क्या कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपके पास 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, आप तो जा रहे हो और लेकिन हमको वो धुआं देके जा रहा है और प्लस आपको भी वो धुआं देके जा रहा है। ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ हम ही उससे दूषित होंगे, आप बच जाएंगे, बचेगा कोई भी नहीं। तो यानी ये चीज़ हो जाती है। और अगर इससे हम बचें तो यानी क्या है, जैसे अगर पेट्रोल डीजल से ना चलने वाली, अगर बैटरी से चलने वाली ये वाहन हो तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाती है। आप जल को क्या है, गंदा कर रहे हैं, उसमें क्या है, पशुओं को नहला रहे हैं, घर का जो गंदा पानी होता है नालियों के द्वारा, वो क्या करता है, नालियों के द्वारा नदियों में बहाया जाता है, यानी जल भी प्रदूषित हो रहा है। इसको क्या होता है, जब पीने से क्या बीमारियां होती हैं, और अगर इससे बचना है, बीमारियों से बचना है तो जल को दूषित नहीं करना है। और जैसे प्रदूषण को पूर्णतः रोकना, हानिकारक गैसों के उत्सर्जन पर रोक लगाना, है ना, आधिकारिक वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम हो जाते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। अगर एक पौधा काटा गया यानी एक पेड़ काटा गया तो वहाँ पे कम से कम, ज़्यादा ना लगाकर तो एक तो ज़रूर ही लगाना चाहिए। वैसे तो कई पेड़ लगाने चाहिए कि अगर एक कटा है तो एक की जगह पे हम 2-3 लगा दें, लेकिन ना उतने लगाएं तो एक तो ज़रूर ही लगा दें। तो इस तरह से हो जाता है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, स्टरलाइजेशन विधि से खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से कैसे सुरक्षित रखा जाता है, संक्षेप में लिखिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। स्टरलाइजेशन का तात्पर्य है कीटाणु रहित करना अथवा निर्जलीकरण करना। अब आपने जैसे ही देखा होगा स्टरलाइजेशन, आखिर ये क्या है, ये कौन सी विधि है। अब जब ये चीज़ें आप पकड़ लेंगे, क्वेश्चन आप समझ लेंगे, आप खुद से आंसर करने लगेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, कीटाणु रहित करना। इस विधि से जीवाणु विषाणु को नष्ट करना यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रभावपूर्ण तरीके से संक्रमणकारी तरीकों, कवक, जीवाणु, विषाणु को भोज्य पदार्थ, औषधियां, जैविक संवर्धन माध्यम से नष्ट कर देती है। ऊष्मा, रसायन, विकिरण, उच्च ताप अथवा छानने से होता है। कीटाणु शोधन की 2 विधियां हैं, भौतिक विधि और रासायनिक विधि। ऊष्मा के द्वारा छानकर, विकिरण द्वारा आदि रसायनों, एथिलीन ऑक्साइड, ओजोन आदि का प्रयोग करके। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। अभिसारियों अपसारी लेंस में क्या अंतर है, सचित्र संक्षेप में समझाएं। देखिए इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। यदि किसी चिकने तल के पृष्ठ पर कलई पॉलिश करके उसे परावर्तन द्वारा दिया जाए तो यह दर्पण कहलाता है। यदि समतल कांच की प्लेट के एक ओर कलई कर दी जाए तो वह समतल दर्पण बन जाता है। यदि कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाए तो वह गोलीय दर्पण बन जाता है। देखिए ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है कि समतल दर्पण कब बनता है, गोलीय दर्पण कब बनता है। यदि खोखले गोले के कटे भाग के उभरे पृष्ठ अर्थात
पृष्ठ पर कलई की जाए तो वह अवतल दर्पण बनता है। यदि हम खोखले गोले के कटे भाग के धसे पृष्ठ अर्थात अवतल पृष्ठ पर कलाई करें तो वह उत्तल दर्पण बन जाता है। तो इस तरह से आप चित्र देखिए, बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे बना हुआ है। आप लोग इसको बना के इसका नामकरण कर सकते हैं। अवतल दर्पण आपतित किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। और उत्तल दर्पण आपतित किरणों को परावर्तन के पश्चात फैलाता है, तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्वेश्चन है, धातुओं के संरक्षण हेतु अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियों को संक्षेप में समझाएं। खानों से प्राप्त खनिजों में मिट्टी, पत्थर तथा सिलिका आदि अशुद्धियां पाई जाती हैं। खनिजों से अधात्री या मैट्रिक्स को पृथक करने की प्रक्रिया सांद्रण कहलाती है। धातुओं के सांद्रण की अग्र विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां ये देख लेते हैं। द्रव चालक धुलाई, तो इस विधि में जब पिसे हुए अश्क को जल की तेज धारा में प्रवाहित किया जाता है तो हल्के अधात्री कण या मैट्रिक्स बह जाते हैं तथा शुद्ध खनिज के कण नीचे बैठ जाते हैं। इस विधि द्वारा मुख्य रूप से एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर आदि का सांद्रण किया जाता है। फैन प्लावन विधि या झाग प्लवन विधि, सल्फाइड अयस्कों को पीसकर जल में किसी उपयुक्त तेल, चीड़ का तेल के साथ बड़े टैंक में मिला देते हैं तथा उसमें वायु के प्रवाह से फैन या झाग उत्पन्न किया जाता है, जिससे अयस्क के कण झाग के साथ ऊपर आ जाते हैं तथा धात्री या मैट्रिक्स के कण नीचे बैठ जाते हैं। शुद्ध अयस्क को पृथक कर लिया जाता है। घनत्वीय विधि, कभी कभी अयस्क के घनत्व तथा उसमें उपस्थित अशुद्धियों के घनत्व में अंतर होता है। ऐसी अवस्था में अयस्क को महीन पीसकर जल के प्रवाह के साथ खलबलाते हैं, जिससे भारी अयस्क के कण नीचे बैठ जाते हैं तथा अशुद्धियां जल की धारा के साथ बह जाती हैं। यह मुख्य रूप से ऑक्साइड अयस्कों के लिए किया जाता है, जैसे आयरन ऑक्साइड हेमेटाइट हो जाता है। विद्युत चुंबकीय विधि, इस विधि से आयरन के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। अयस्कों को पीसकर इसकी लंबी चक्कर पट्टी पर रखते हैं तथा मशीन से यह बेल्ट पर बल चुंबकीय इलेक्ट्रोडों के मध्य होकर धीरे धीरे खिसकती है, जिससे शुद्ध आयरन के अयस्क के कण अधात्री से अलग स्थान पर एकत्र हो जाते हैं। ठीक है, देखिए आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, फर्स्ट सेमेस्टर में भी ये आया हुआ था, आप लोगों को पता होगा। और ये आता ही आता है, रूप कुछ भी दे दे, क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछ ले, लेकिन क्वेश्चन आता ही आता है। कभी सिर्फ चित्र बनाने को दे दिया जाता है, कभी इसके बारे में लिखकर चित्र बनाने के लिए दे दिया जाता है। तो इसकी प्रैक्टिस आप करें, कम से कम 2 से 3 बार बनाएंगे। चलो इतना नहीं, अगर इतने में आएगा तो आप रोज़ लास्ट में जब आप स्टडी करें उसके बाद अब रखने चले बुक्स वगैरह, फिर आप इस चित्र को बना लें और उसके बाद में आप दूसरे दिन ऐसे ही कंटिन्यू करें। तो क्या होगा, 2 से 4 बार, 5 बार या 2 से 4 दिन, 5 दिन आप इस तरह से चित्र बनाएंगे देख देख के, तो एक दिन क्या होगा, आप अपने आप से बिना देखे भी बना पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। एक प्रारूपिक पुष्प का चित्र बनाकर उसे लेबल कीजिए यानी नामांकन कीजिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए सब बहुत ही आसान तरीके से ये बना हुआ है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बना सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है। आप कहोगे मैम बार बार आप कह रही हो, तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि इतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए अब यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दें, जैसे आपको इधर की पत्तियाँ और इधर की पत्तियाँ, अब ये देखिए इधर का जो पतला भाग है ये अंदर है, ये वाला जो हो जाता है बाह्य दलपुंज। दलपुंज में देखिए पतला भाग अंदर है और बाह्य दलपुंज में चौड़ा भाग अंदर है। इस तरह से आप इसको याद कीजिए। भाई हमने भी जब बनाना इसको सीखा था तो इसी तरह से हमने एक माइंड में कर लिया था चीज़ों को। जो दलपुंज है उसकी जो पतला हिस्सा है वो अंदर की तरफ है, बाह्य दलपुंज है जो चौड़ा हिस्सा है वो अंदर की तरफ है। 4 पत्तियाँ हैं और इसका हम नामकरण कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने बहुत आसानी से इसको सीख लिया था। और यहाँ पे देखिए पुमंग, वही चीज़ें हैं जो इस पुष्प में हैं, वही चीज़ें अलग अलग भी दर्शाई गई हैं। तो पुमंग में देखिए बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं। पुमंग हो गया ये आपका, और फिर उसके बाद जायांग हो गया। और प्रारूपिक पुष्प के अंडाशय की अनुपृष्ठ काट, देखिए काट ये इस तरह से आप बनाएंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद नामकरण कर देंगे। 1-2 दिन आप देख के करेंगे, फिर उसके बाद ये सारे नाम आपको याद हो जाएंगे और आप अच्छे से लिख पाएंगे, यानी चित्र बना के नामकरण कर पाएंगे। क्वेश्चन हो जाता है
हाइपरमेट्रोपिया को स्पष्ट कीजिए। हाइपरमेट्रोपिया, यदि मनुष्य दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है तो इस दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। कारण, यह दोष निम्नलिखित में से किसी एक कारण से हो सकता है। कब कब हो सकता है? नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी कम हो जाए अर्थात नेत्र के गोले की लंबाई कम हो जाए, लेंस पतला हो जाए जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाए। स्पष्ट है कि इस दोष से लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी नेत्र लेंस की फोकस दूरी से कम हो जाती है जिसके कारण स्वस्थ नेत्र के निकट बिंदु n अर्थात स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी d बराबर 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बनता है तथा वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती है। इस दोष से पीड़ित नेत्र का अपना निकट बिंदु n स्वस्थ आंख के निकट बिंदु n की अपेक्षा कुछ दूर हो जाता है अर्थात दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के निकट बिंदु की दूरी स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी अर्थात 25 सेंटीमीटर d से कुछ अधिक होती है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य की आंख का निकट बिंदु n प्रदर्शित है जहां रखी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नेत्र लेंस, ये रेटिना हो जाता है। इस तरह से आप इसको बनाना सीखिए, ठीक है। ये सभी आप देख सकते हैं। यहाँ पे दोष का निवारण इसमें देख लेते हैं। इस दोष में नेत्र के लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है जिससे नेत्र लेंस कम अभिसारी हो जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए एक ऐसा लेंस प्रयुक्त करना चाहिए जिससे यह अधिक अभिसारी हो जाता है। इस दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन है, फ्यूज से क्या अभिप्राय है? साधारण बल्ब एवं हीटर फ्रिज में कितने एम्पियर का फ्यूज लगाते हैं? याद कर लीजिएगा अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। विद्युत फ्यूज, विद्युत फ्यूज एक ऐसी युक्ति है जिसको किसी विद्युत परिपथ में लगी हुई एक या अधिक विद्युत युक्तियों में से बहने वाली धारा का मान अधिकतम धारा की सीमा से अधिक होने पर उन युक्तियों की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये युक्तियां प्रायः विद्युत पंखा, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, रेडियो आदि होती है। संरचना, यह एक छोटा पतला तार होता है जिसे उच्च प्रतिरोध तथा कम गलनांक वाले पदार्थ से बनाया जाता है। उदाहरण के लिए टिन व शीशे की मिश्र धातु प्रायः फ्यूज तार एफ पोर्सिलीन होल्डर के दो टर्मिनलों T1 तथा T2 के बीच कसा रहता है। इस होल्डर को पोर्सिलीन की एक कैसिंग में लगा दिया जाता है। इसे परिपथ के गर्म तार के साथ श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग इसको भी सीखिएगा। देखिए पोर्सिलीन होल्डर हो जाता है और यहाँ पे पोर्सिलीन कैसिंग हो जाता है और इस तरह से इसको T1, T2 और F इस तरह से आप कर दीजिएगा। फ्यूज का उपयोग जब किसी कारणवश जैसे वोल्टेज के उतार चढ़ाव के कारण या परिपथ में कहीं पर लघुपथन हो जाने के कारण किसी विद्युत परिपथ में उसमें अधिकतम निर्धारित सीमा से अधिक धारा बहती है तो फ्यूज तार इतना अधिक गर्म हो जाता है कि वह पिघल जाता है। बल्ब तथा फ्रिज के लिए 5 एम्पीयर तथा हीटर के लिए 15 एम्पीयर से कम का फ्यूज लगाना चाहिए। देखिए यही तो पूछ रहे थे ना, तो आपने यहाँ पे देखिए। और ये फ्यूज कब लगाया जाता है? जैसे आपने घरों में देखा होगा। भाई घरों में क्या, आप सभी के घर में ऐसा है, कनेक्शन है ना? तो क्या होता है कि जो भी चीज़ें होती है अपने ऊपर ले लेता है। सारे घर की जो तार होते हैं वो ख़राब नहीं होते हैं, यही तार गल जाता है और क्या होता है, विद्युत से इसका कनेक्शन कट जाता है। उसके बाद में इसमें तार चेंज करके और इसको फिर से लगा दिया जाता है और बस यही ख़राब होता है। और अगर ये ना हो तो बड़ी दिक्कत हो जाए। क्यों? क्योंकि फिर सारे तार ख़राब हो जाएंगे तो सभी चेंज करने पड़ेंगे, उसमें तो बहुत ज़्यादा लागत आ जाएगी। उच्च रक्तचाप बीमारी क्या है? इसके क्या क्या कारण हैं, लिखिए। उच्च रक्तदाब, यहाँ पे देख लेते हैं। हृदय के संकुचन सिस्टोल के दौरान निलय संकुचन होते हैं और रक्त को बलपूर्वक धमनियों में प्रवाहित करते हैं। धमनियां रक्त को शरीर में ले जाती हैं। धमनियों में बहता हुआ रक्त इसकी लचीली दीवारों पर दबाव डालता है, इसी को रक्तदाब कहते हैं। नलियों के संकुचन के समय रक्त का दाब ज्यादा ऊपर होता है, इसे सिस्टोली दाब या प्रकुचन दाब कहते हैं। जब नलियों में शिथिलन होता है तब यह दाब घट जाता है, इस कम दाब को डायस्टोली दाब कहते हैं। आराम की अवस्था में एक वयस्क के हृदय का दाब 120/80 mmHg होता है, अर्थात प्रकुचन दाब पारे के 120 मिली स्तंभ द्वारा बने दाब तथा शिथिलन दाब पारे के 80 मिली
स्तंभ द्वारा बने दाब के बराबर होता है। जब किसी व्यक्ति में दोनों ही दाब अधिक हो जाते हैं, जैसे 180/110 या 160/100, यह स्थिति उच्च रक्तदाब भी कहलाती है। इसे नियम, संयम, व्यायाम, सही भोजन तथा औषधियों से नियंत्रण में रखा जा सकता है। यांत्रिक तरंगों का आवृत्ति के अनुसार वर्गीकरण कीजिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं, माध्यम के कणों के कंपन से तरंगे उत्पन्न होती हैं। इस तरंगों को यांत्रिक तरंगे कहते हैं। यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। देखिए यहाँ ये क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे कि तरंगे कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं? तो अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे। भाई कोई चीज आप सही से पढ़ें, ठीक है। तो क्या होता है, जरूरी नहीं आप देखिए लघु पढ़ेंगे तो अति लघु भी कंप्लीट हो जाएंगे, बहुविकल्पी भी कंप्लीट हो जाएंगे। लघु और अति लघु पढ़ेंगे, अगर कायदे से पढ़ा जाए, उसको समझा जाए, उसके पॉइंट्स को समझा जाए, तो लघु में भी लिख लेंगे। यानी सारा खेल किसका है कि अच्छे ढंग से पढ़ाई करने का है। अब यहाँ पे देख लेते हैं अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंगों के माध्यम से कण तरंग गति की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तो शांत जल में पत्थर डालने पर जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे क्या कहलाती है? अनुप्रस्थ तरंग। अब आपसे क्वेश्चन आ जाए कि जो शांत जल है उसमें पत्थर डालने पर कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? तो आपको पता है अनुप्रस्थ तरंग होती है। यदि इन तरंगों के मार्ग में एक कागज का छोटा टुकड़ा रख दें तो वह अपने ही स्थान पर ऊपर नीचे कंपन करता है, आगे नहीं बढ़ता, अर्थात तरंग गति की दिशा में लंबवत कंपन हो रहा है। तनी हुई डोरी जैसे सितार के तार अथवा एक सिरे पर दीवार से बंधी डोरी को दूसरे सिरे से ऊपर नीचे झटका देने पर भी अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है। अनुप्रस्थ तरंगों की निम्न विशेषताएं होती हैं। माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं। तरंगे केवल ठोस में तथा द्रव की सतह पर ही उत्पन्न की जा सकती हैं। इन्हें श्रृंग तथा गर्त बनते हैं। इनके कारण माध्यम के दाब परिवर्तन नहीं होता है। अनुदैर्घ्य तरंग वे तरंगे होती हैं जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं। लोहे की पत्ती को ठोकने पर उसके अंदर अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त हमारे बोलने पर वायु में उत्पन्न तरंगे या किसी गैस में उत्पन्न तरंगे भी अनुदैर्घ्य होती है। अनुदैर्घ्य तरंगों की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। इसके माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगों के संचरण के माध्यम में संपीड़न तथा विरलन उत्पन्न होते हैं। ये तरंगे ठोस, द्रव्य व गैस तीनों में ही उत्पन्न की जा सकती है, परंतु किसी गैस या वायु में केवल अनुदैर्घ्य तरंग ही उत्पन्न होती है। इन तरंगों के कारण माध्यम के दाब परिवर्तित होता है। न्यूटन के गति के विषय तीनों नियम लिखिए। तो न्यूटन के कितने नियम थे? 3 नियम। कौन कौन से नियम है देख लेते हैं। यहाँ पे न्यूटन के गति विषय का प्रथम नियम। प्रथम नियम में क्या कहा जा रहा है? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, एक समान गति में ही वह, तो क्या होगा? तो ये सरल रेखा में ही एक समान गति करती रहेगी जब तक कि उस पर क्या होगा, कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। यानी कहने का मतलब ये हो जाता है कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम ये हो जाता है कि अगर कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, है ना, जब तक उस पर क्या होगा, उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। अगर गति कर रही है सरल रेखा गति में एक समान गति करेगी जब तक, कब तक? जब तक कि उसमें क्या होगा, कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। उसके बाद देख लेते हैं द्वितीय नियम क्या कहलाता है। तो न्यूटन का गति के विषय का द्वितीय नियम हो जाता है। इस नियम के अनुसार यदि किसी पिंड पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान तथा उसके बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और तीसरा नियम क्या है? इस नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल सदैव युग्म के रूप में उपस्थित रहते हैं, अर्थात जब एक पिंड दूसरे पिंड पर बल लगाता है तो दूसरा पिंड भी उस पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाता है। जैसे बंदूक से गोली जब निकलती है तो क्या होता है, पीछे की तरफ धक्का लगता है और उसके बाद में जाता है। तो इस तरह से हो जाता है। पत्तियों के कार्य क्या है लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पत्तियों के कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण। तो इसमें पत्तियां भोजन बनाती हैं। प्रकाश संश्लेषण, भाई सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाती है ना पत्तियां। श्वसन, इसमें भोजन का ऑक्सीजन होने से ये क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। वाष्पोत्सर्जन, इस प्रक्रिया में पौधे का आवश्यकता से अधिक पानी पत्तियों की सतह से वाष्प के रूप में वाष्पित हो जाता है। भोज्य पदार्थों का संचय, पत्तियों का कार्य भोजन निर्माण करना तथा उनका संचय करना। कायिक जनन, कुछ पत्तियां जैसे अजूबे की पत्ती द्वारा कायिक जनन होता है। क्वेश्चन है प्राकृतिक संपदा क्या है, इनके संरक्षण के उपायों को लिखिए। तो प्राकृतिक संपदा देख लेते हैं। प्राकृतिक संसाधन वे प्राकृतिक पदार्थ हैं जो अपने
अपसारित मूल प्राकृतिक रूप से मूल्यवान माने जाते हैं। एक प्राकृतिक संसाधन का मूल्य इस बल पर निर्भर करता है कि कितना पदार्थ उपलब्ध है और उसकी मांग कितनी है। नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। प्राकृतिक संपदा हमारी पूंजी है जिसका लाभकारी कार्यों में क्या होता है, सुनियोजित ढंग से उपयोग होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर ज्यादा मात्रा में आपने यूज कर लिया तो क्या होगा, वो चीजें बचेंगे ही नहीं, और बचेंगी ही नहीं तो हमारे लिए नहीं बचेंगे, आने वाली जो पीढ़ी होगी उसके लिए हम क्या बचाएंगे। इसके लिए हमने पहले किसी देश या प्रदेश के संसाधनों की जानकारी होनी चाहिए। फिर यह ध्यान रखना चाहिए कि विभिन्न संसाधन परस्पर लंबी तथा परस्पर प्रभावोत्पादक होते हैं, अतः एक का ह्रास हो या नाश हो तो उसका कुप्रभाव पूरे आर्थिक चक्र पर पड़ता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमने कोई चीज नष्ट की या हमने कोई चीज बर्बाद की है तो हमारे पे ही सिर्फ फर्क पड़ेगा। भाई पूरे देश पे फर्क पड़ेगा, सभी पे फर्क पड़ता है ना। जो संसाधन या प्राकृतिक संपदा सीमित है उसे अंधाधुंध समाप्त करना दूरदर्शिता है। सीमित परिमाण वाली संपदा कोयला, पेट्रोलियम है। मृदा संरक्षण, वनस्पति संरक्षण, जीव जंतुओं का संरक्षण, जल संरक्षण, वायु संरक्षण ये हो जाते हैं। प्रतिजैविक दवाएं किसे कहते हैं, इनका क्या उपयोग है। प्रतिजैविक एक पदार्थ या यौगिक है जो जीवाणु को मार डालता है या उसके विकास को रोकता है। प्रतिजैविक रोगाणुरोधी यौगिकों का व्यापक समूह होता है जिसका उपयोग कवक और प्रोटोजोआ सहित सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने वाले जीवाणुओं के कारण हुए संक्रमण के इलाज के लिए होता है। औषधीय रसायन विज्ञान की प्रगति के साथ साथ अब अधिकतर एंटीबायोटिक्स सिंथेटिक ही है, जिन्हें प्रकृति में पाए जाने वाले मूल यौगिकों से रासायनिक रूप से संशोधित किया जाता है, जैसा कि बीटा लैक्टम जिसमें पेनिसिलियम, सिकालास्पोरिम और कार्बोपेनम्स के कवक द्वारा आधारित पेनिसिलिन भी शामिल है। उपयोग एनेस्थेटिक दवाओं का उपयोग मुख्य रूप से शल्य चिकित्सा के दौरान अंगों को चेतना शून्य करने के लिए किया जाता है। सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता लिखिए, तो सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता हो जाती है। सूक्ष्म जीव मक्खन, पानी, दही, सिरका आदि पदार्थ प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के जीवाणु अत्यंत लाभदायक हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, आप ये समझे कि जो भाई दूध से दही बनता है, पनीर बनता है, तो क्या ऐसे ही बन जाता है, इसमें सूक्ष्म जीव होते हैं। और जैसे सिरका है, आप देखें तो उसमें क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। और जो मक्खन में, इसमें तो सिरके में तो खैर दिख जाते हैं, जब इसमें रखा जाता है मटके में या किसी चीज में तो इसके जीव दिख जाएंगे, लेकिन जो दही में होते हैं वो नहीं दिखेंगे, वो सूक्ष्मदर्शी से ही दिखते हैं। कॉफी, कोको तथा चाय के उत्पादन में जीवाणु महत्वपूर्ण काम करते हैं। अल्कोहल से सिरका बनाने का कार्य एसिबैक्टर एसीटाइट के द्वारा होता है। कृषि में कई प्रकार के जीवाणु उपयोगी होते हैं जो उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं, मृत पदार्थों को सड़ा गलाकर सरल यौगिक जैसे अमोनिया आदि के में तोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सूक्ष्म जीव की उपयोगिता हम लोगों ने देख ली है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं भी कितने रह रहे हैं। अभी हैं थोड़े से और रह रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे उत्तल दर्पण के द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो दो पतले उत्तल लेंस L1 व L2 जिनकी मुख्य अक्ष एक ही है तथा फोकस दूरियां क्रमशः F1 व F2 है, वायु में एक दूसरे के संपर्क में रखें। एक बिंदु वस्तु O अक्ष मुख्य अक्ष पर पहले लेंस L1 के सामने यू दूरी पर रखें। यदि लेंस L2 ना हो तो लेंस L1 बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I पर बनेगा। ग्रीन हाउस गैसीय प्रभाव का धरती के बढ़ते तापमान से क्या संबंध है, स्पष्ट कीजिए। पृथ्वी प्रतिदिन सूर्य से बृहत मात्रा में ऊर्जा ग्रहण करती है जिसका अधिकांश भाग लगभग इसी वेग में पुनः इंफ्रारेड किरणों के रूप में उत्सर्जित कर दिया जाता है। इस प्रकार पृथ्वी को ऊर्जा और ताप का संतुलन बना रहता है। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प इंफ्रारेड किरणों को शोषित करके किरणों का कुछ भाग पृथ्वी के पृष्ठ को पुनः उत्सर्जित कर देते हैं जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है। इसे हरित गृह प्रभाव कहते हैं। यह ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। पृथ्वी से वापस लौट रही सूर्य की किरणें यानी किरणों द्वारा पृथ्वी में उसके वायुमंडल को गर्म किया जाना हरित गृह प्रभाव कहलाता है। आजकल वनों के काटने तथा जीवाश्म ईंधनों जैसे पेट्रोल, कोयला आदि को अधिक मात्रा में जलाने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से हरित गृह प्रभाव के कारण पृथ्वी के पृष्ठ ताप यानी पृथ्वी के पृष्ठ का ताप बढ़ जाता है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग खतरा
यानी इसका क्या हो गया है, इसका खतरा बढ़ गया है। वर्षा प्रारूप में अंतर, एल नीनो के प्रभाव में वृद्धि, ग्लेशियर अधिक तेजी से पिघलकर समुद्री जल को ऊंचा कर बाढ़ ला सकते हैं, जिससे मृदा, मुख्यतः समुद्री तटों पर स्थित मृदा का काफी नाश होगा। एक अनुमान के अनुसार आने वाले 100 वर्षों में समुद्र का स्तर 0.5 मीटर से 1.5 मीटर तक बढ़ेगा, जिससे समुद्र तल के किनारे बसे शहर नष्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन आपके लिए है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रॉकेट के उड़ने का सिद्धांत संक्षेप में बताएं। तो रॉकेट उड़ने का सिद्धांत, न्यूटन के गति विषय तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यहाँ पे देख लेते हैं। इसको भी आप लोग बनाना सीखिएगा। रॉकेट बड़ा ही इजी है। देखिए यहाँ से आप स्टार्ट करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि स्टार्ट इसको कहाँ से करें, बड़ा ही इजी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ये क्या है, गैस जेट है। क्रिया, रॉकेट की दिशा और प्रतिक्रिया। जब रॉकेट के अंदर ईंधन जलता है, जिससे वायु बहुत अधिक मात्रा में गर्म गैसें उत्पन्न होती हैं, जो रॉकेट के पीछे बने छोटे छिद्र में, यहाँ पे देख सकते हैं आप, छोटे छिद्र में क्या होता है, अत्यधिक वेग से जेट के रूप में बाहर निकलते हैं। गैसें बल के कारण बाहर निकलती हैं। इसमें विपरीत व बराबर प्रतिक्रिया बल के कारण रॉकेट आगे बढ़ता है। तो आप लोग इसको सीख लीजिएगा बनाना। गोलीय दर्पण के 5 उपयोग लिखिए। यदि किसी चिकने तल के पृष्ठ पर कलई पॉलिश करके उसे परावर्तन बना दिया जाए तो दर्पण कहलाता है। यदि समतल कांच की प्लेट के एक और कलई कर दी जाए तो वह समतल दर्पण बन जाता है। यदि कांच खोखले गोले को काटकर उसके पृष्ठ पर कलई कर दी जाए तो वह गोलीय दर्पण कहलाता है। यदि खोखले गोले के कटे भाग के उभरे पृष्ठ अर्थात उत्तल पृष्ठ पर कलई कर दी जाए तो वह अवतल दर्पण बनता है। यदि हम खोखले गोले के कटे भाग के धसे हुए अर्थात अवतल दर्पण पर कलई करें तो वह उत्तल दर्पण बन जाता है। ठीक है। किसी खाली बड़े कमरे में आवाज करने पर उसकी गूंज क्यों सुनाई देती है? आपने देखा होगा, आपने देखा क्या, आपने किया भी ऐसा होगा। खाली कमरा है, उसमें आपने बोला और बड़ा अच्छा लगता है जब बोलो तो वो गूंज आती है ना। तो ये देख लेते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है। ध्वनि के परावर्तन के कारण हमें गूंज सुनाई देती है। यदि ध्वनि को फैलाने से बचाकर उन्हें बार बार परावर्तित करके एक दिशा में भेजने से ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है। संगीत हॉल का सिनेमा हॉल की छतें वर्ग की बनाई जाती हैं, जिससे छत में परावर्तित होकर ध्वनि भवन के सभी भागों में पहुंच जाए। किसी पहाड़ी के सामने खड़े होकर यदि हम जोर से किसी का नाम ले तब थोड़ी देर बाद वही आवाज हमें वापस सुनाई देती है। किसी बड़े खाली हॉल में एक कोने से यदि कोई ध्वनि निकाले तब वह कई बार हमें सुनाई दे सकती है। ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा होने वाली ध्वनि की पुनरावृत्ति के कारण ही ये प्रतिध्वनि हमें सुनाई देती है, जो हम लोग कई बार इसको देख चुके हैं विद एग्जाम्पल। आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिए और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है, इसलिए अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मैं बार बार आप लोगों को बता देती हूँ कि कौन इंपॉर्टेंट है, हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ध्वनि संचरण के 3 सिद्धांत लिखिए। ध्वनि संचरण के सिद्धांत, हमारे कान जिस संवेदन का अनुभव करते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। यह ऊर्जा का एक रूप है और इसके लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तभी उत्पन्न होती है जब वस्तुएं कंपित होती हैं। कंपित वस्तुएं माध्यम जैसे वायु के विक्षोभ उत्पन्न करती है। कंपन करती हुई वस्तु के ऊर्जा देती है। इसे वायु के कणों को धक्का लगता है और वे आसपास आ जाते हैं। कहीं वायु का घनत्व बढ़ जाता है तथा कहीं कम। अधिक घनत्व वाला वायु क्षेत्र संपीड़न तथा कम वाला विरल कहलाता है। इसी में आगे बढ़ने से ध्वनि का संचरण होता है। मीथेन गैस यहाँ पे देख लेते हैं। बस क्वेश्चन आपका यहाँ पे सेशन कंप्लीट हो जाता है। सेशन भी कंप्लीट हो जाएगा प्लस आपकी जो सीरीज राजन सीरीज है ये भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर अभी तक आज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर आपने अभी विजिट किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचती रहे और आप लोग चीज़ों को तैयार करते रहें। मीथेन को मार्श गैस क्यों कहते हैं, और ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मीथेन का अणु सूत्र CH4 है। प्राकृतिक गैस तथा तेल कूपों से निकलने वाली गैसों में पाई जाने वाली मेथेन प्राकृतिक में दलदली स्थानों में भी पाई जाती है, जिसके कारण इसे मार्श गैस भी कहते हैं। कोयले की खानों से निकलने वाली गैसों में इसकी मात्रा 40% तक होती है, जिसके कारण उसमें प्रायः आग लग जाती है, अतः इसे नम अग्नि भी कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, जापानी मस्तिष्क ज्वर क्या है, इसका संक्रमण किससे होता है? तो जापानी मस्तिष्क ज्वर
यह विषाणु तथा जीवाणु दोनों के द्वारा फैलता है तथा शरीर में मस्तिष्क तथा मेरुरज्जा की झिल्लियों पर आक्रमण करता है। यह हर्पीज सिम्प्लेक्स विषाणु के द्वारा फैलता है जो क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। इसके लक्षण 103 डिग्री से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार, मस्तिष्क की झिल्लियों में सूजन, थकान तथा ग्रीवा में कठोरता, आलस तथा भ्रम का होना, सांस लेने में कष्ट तथा याददाश्त में कमी आना। रोकथाम एवं उपचार के लिए तरीके देख लेते हैं। यानी मच्छरों की वृद्धि को रोकना, नालियों में कीटनाशकों का छिड़काव, विषाणु प्रतिरोधी औषधियों का प्रयोग, दर्द निवारक औषधि का प्रयोग, पूर्ण विश्राम, व्यक्तिगत वस्तुओं का दूसरों के साथ साझा नहीं, हाथों की सफाई का ध्यान तथा प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत व स्वस्थ यहाँ पे स्पष्ट नहीं स्वस्थ है स्वस्थ रखना। तो यहाँ पर आपका सेशन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच सके। थैंक यू।